क्या करेंगे आज हम लोग? फिजिकल वर्ड स्टार्ट करना जरूरी है क्या? चलो थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, बाकी पढ़ लीजिएगा। फिजिकल वर्ड से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, कभी नहीं आएगा कोई भी क्वेश्चन। फिजिकल वर्ड सिर्फ आपको पुरानी चीजें याद दिलाने के लिए दिया गया होता है, जिसके अंदर आपको पढ़ना होता है बेसिकली कि फिजिक्स किसे कहते हैं। तो थोड़ा सा पुराना हिस्ट्री अगर हम देखें फिजिक्स की, तो कोई बताना चाहेगा व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स? अभी तक आपने कुछ पढ़ी हो? बोलिए। हाँ हाँ बिल्कुल। डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर। स्टडी ऑफ नेचर अगर हम बोलेंगे, इसको और अच्छा कोई करना चाहेगा? नेचर तक तो ठीक है, लेकिन एक वर्ड ऐसा और अगर हम जोड़ देते हैं तो और अच्छी डेफिनेशन बन जाएगी। एक्चुअल में हुआ क्या था, आप सभी को पता है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, वो किसकी वजह से हुई थी? वो हिटलर की वजह से हुई थी। ठीक है, वो अपना राज्य स्थापित करना चाहता था पूरे वर्ल्ड में एक तरह से वापस से, मतलब अमेरिका को पिछाड़ के जर्मनी। तो जब उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर कर रहा था, तो हिटलर के बारे में अगर आप कभी पढ़ोगे तो आप जानोगे कि हिटलर बहुत बड़ा फिजिसिस्ट था। मतलब ऐसे ही नहीं था वो, ये सिर्फ इंडिया ऐसी जगह है जहां पे कोई भी हाई पोस्ट पे पहुंच जाता है, लेकिन और कंट्रीज में ऐसा नहीं होता। वहां पे जो लोग हाई पोस्ट पे पहुंचते हैं बहुत पढ़े लिखे होते हैं। हमारे यहाँ के नेता ऐसे हैं कि कोई डिग्री की जरूरत नहीं है उनको, आई थिंक प्रधानमंत्री तक को कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, लेकिन और कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है। तो जो वहां का हिटलर हुआ करता था, बहुत बड़ा फिजिसिस्ट हुआ करता था एक टाइम का। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ही बीच में उसने एक बार, उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि फिजिक्स कैसे कहते हैं, व्हाट इज फिजिक्स। तो उसने कई सारे साइंटिस्टों को बुलाया, मतलब करीब 50 साइंटिस्टों को बुलाया उस समय के, अलग अलग कंट्रीज के, और उनको उन्होंने एक हफ्ते का टाइम दिया। कहा कि मुझे फिजिक्स की डेफिनेशन चाहिए। तो एक शब्द आया फ्यूसियस, फ्यूसियस से फिजिक्स को लिया गया, लैटिन शब्द ये। उस टाइम पे जो सबसे अच्छी फिजिक्स की डेफिनेशन आई वो यही आई, द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिनाज। नेचर के जो भी फिनोमिना होते हैं उनकी स्टडी को सिर्फ हम क्या बोलेंगे? फिजिक्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम इस चीज को नहीं बता सकते कि क्या वजह है कि कोई चीज हम फेंक रहे हैं तो ऊपर से नीचे आ ही रही है वो। ये एग्जैक्टली हमें डिफाइन करने का हमारे पास कोई चीज है ही नहीं ऐसी। हमने सिर्फ उसको देखा कि ये हो रहा है, तो उस पर थ्योरी बना ली कि अर्थ एक बड़ी बॉडी है, हैवी मास, वो एक छोटी बॉडी है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, every two masses are attracted to each other, but why? We don't have answer of this question, why the two bodies which have mass are attracted to each other. We can't define. बट ये हमने पढ़ लिया कि अगर दो बॉडीज हैं, बट उनमें अगर मास है तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे। ये हमने एक थ्योरी बना ली है। कैसे? जब हमने देखा, जब न्यूटन ने देखा कि कोई भी बॉडी अर्थ पे फेंकते हैं तो अपने आप नीचे आ रही है, तो उसको उसने एक फॉर्मूले से और एक एक्सपेरिमेंट से उसने डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि क्या जो नेचुरल फिनोमिना है, क्या कभी इनको हम समझ पाएंगे? मुझे नहीं लगता। बस इन पे जो हम थ्योरीज बनाते हैं वही हमारे लिए है। जैसे केमिस्ट्री में बच्चों को क्यों प्रॉब्लम होती है, उसका मेन रीजन क्या है? केमिस्ट्री में जब एक लैब में एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है, टेस्ट ट्यूब में इधर डालते हैं, जब डालते ही अलग अलग कलर बनते हैं, अलग अलग कंपाउंड बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो बस हमें उनको याद करना होता है कि इसको इससे मिलाया, ए को बी से मिलाया, सी कंपाउंड बन रहा है। अब उसके अंदर क्या ऐसा हुआ कि सी ही बना, कोई और क्यों नहीं बना, वो उसका जवाब नहीं होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम फिजिक्स पे आते हैं। तो फिजिक्स क्या है? सिंपल सी डेफिनेशन याद रखिएगा, जो बच्चे ने बोला डील विद द नेचर की जगह हटा के आप लिखिए द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिनास आर नोन एज फिजिक्स। नेचुरल फिनोमिना, फिनोमिना का मतलब हो गया जो एक्टिविटी हो रही है नेचर के अंदर, जैसे बादल गरज रहे हैं, बारिश हो रही है, बारिश क्यों होती है, ये भी एक फिजिक्स है। ठीक है, तो इन सबको हम जब पढ़ते हैं, जब स्टडी करते हैं, तो जो स्टडी हम कर रहे हैं उसे ही फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, साइंस की बात करते हैं। तो साइंस की डेफिनेशन कोई देना चाहेगा? ट्राई, व्हाट इज साइंस? बोलिए बेटा।
ये बोलिए, व्हाट इज साइंस? साइंस किसे कहेंगे हम लोग? कोई बताना चाहेगा? एक तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड जवाब देती हो, थोड़ा प्रैक्टिकली लाइफ में सोचो। व्हाट इज साइंस? एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर वाई वाई का जवाब अवेलेबल हो, क्वेश्चन मार्क जितने भी हैं हमारे, क्यों का जवाब अवेलेबल हो, उसे साइंस कहते हैं। या फिर हाउ हाउ का जवाब अवेलेबल हो, उसे हम साइंस कहते हैं। जैसे हम साइंस की बात कर रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक की बात नहीं कर रहे हैं कि फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी, हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरल साइंस की बात कर रहे हैं और हमें पता है साइंस बहुत बड़ी है, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस के अंदर हमें मिलता है कि अगर हम बेसिक में देखें, स्टार्टिंग से देखें, तो हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, सबको पता है ये, ठीक। कैसे बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। अब सनलाइट से कैसे बनाते हैं, तो उसका जवाब अवेलेबल है। कब? जब हम साइंस पढ़ेंगे, ठीक। क्यों बनाते हैं, उसका जवाब भी अवेलेबल है। कहां पे? साइंस में अवेलेबल, ठीक। तो जब भी हम किसी भी चीज में क्वेश्चन ढूंढते हैं, मतलब उसके आंसर बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमें साइंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगर हम साइंस की ब्रांचेस में आते हैं तो बहुत सारी ब्रांचेस है, मतलब आगे चल के आप जो कुछ भी बनना चाहते हो उसकी एक ब्रांचेस ही ब्रांचेस है। जैसे अभी आप लोगों ने जब 9th स्टैंडर्ड में एंट्री ली थी, तब आपके साथ एक चैप्टर आया साइंस। साइंस में 3 अलग अलग टॉपिक आपको दिखाई दिए, एक था फिजिक्स, एक थी केमिस्ट्री, एक थी बायो, ठीक। ये सब आप एक साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप अब केमिस्ट्री के अंदर घुसोगे तब आपको वहां 3 केमिस्ट्री मिलेगी, ठीक है। कौन कौन सी? कोई बता सकता है मुझे केमिस्ट्री के और कौन कौन से पार्ट आते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। क्या ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल में आप क्या पढ़ोगे? आपको कुछ आइडिया है इस बारे में? हाँ बच्चे, देखो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में जो डिफरेंस होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से होता है। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक में हम लोग मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, जैसे प्लांट हो गया और कई सारे जीव जंतु हैं, इन सब के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। बेसिकली इनके अंदर के जो फिनोमिना उनको पढ़ना होता है, हमें इनके बारे में नहीं पढ़ना होता है। और इनऑर्गेनिक में हमें नॉन लिविंग के बारे में पढ़ना होता है। फिजिकल में हमें केमिस्ट्री की जो कैलकुलेशन है उनके बारे में पढ़ना होता है। आप आगे जब पढ़ोगे, केमिस्ट्री को यहाँ छोड़ के आगे बढ़ोगे, हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग केमिस्ट्री शुरू हो जाएगी या साइंस शुरू हो जाएगी। जैसे नैनो केमिस्ट्री है, बायो केमिस्ट्री है, उसके बाद में फिर केमिकल केमिस्ट्री है, मतलब हर एक टॉपिक की अपनी अपनी एक ब्रांचेस है, ठीक। तो ये सब कहां से स्टार्ट होती है? साइंस से स्टार्ट। हमें सिर्फ एक ब्रांच पढ़नी है, इसके अंदर फिजिक्स आता है। और हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि इस साल का हमारा जो सिलेबस है फिजिक्स का वो क्या है। तो उस सिलेबस को अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो जो हमारी फिजिक्स 11th की सिर्फ है, उसमें कुछ यूनिट्स है, मतलब उसके अंदर चैप्टर्स को कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहली यूनिट जो आती है उसको बोलते हैं हम लोग मैकेनिकल फिजिक्स या फिर मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंदर आपको क्या पढ़ना होता है? मैकेनिक्स के अंदर आपको मोशन से रिलेटेड चीजें पढ़नी होती हैं। जो चीज मूविंग होती है उनकी वजह से क्या इंपैक्ट हो रहा है, नेचर में कोई भी चीज मूव कैसे करती है, इन सब के बारे में हमें किसमें पढ़ना होता है? मैकेनिक्स में पढ़ना होता है। तो आपके जो इस साल का सिलेबस है, मैं उसको एक बार आपके दिमाग में डाल दे रहा हूं कि बेसिकली अपने को साल भर पढ़ना क्या है, 11th में पढ़ना क्या है। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा ये सिर्फ उतना पढ़ा था कि जिसकी हेल्प आपको साल भर मिलेगी। मतलब ये सारे टॉपिक 12th के थे और इनका 11th में यूज होना होता है, इस वजह से हमने इसको पढ़ाया था मैथमेटिक्स को। इसको बोलते हैं ब्रिज कोर्सेज, जो आपका बेड़ा पार लगाएंगे। ब्रिज मतलब पुल, समझ रहे हो? 11th को पार करने में जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको बोलते हैं ये पुल है, ब्रिज कोर्सेज, ठीक। बेसिक मैथमेटिक्स, ये क्लियर हो गया? आगे बढ़ते। तो हाँ, मैं बात कर रहा था कि 11th के साल भर में आपको पढ़ना क्या है। 11th के साल भर में जो पहला चैप्टर आएगा आपका वो आएगा मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में आपके 7 चैप्टर है लगभग। कितने चैप्टर है? 7 चैप्टर। उनकी बातें मैं नहीं करनी, लेकिन हमें बेसिकली क्या पढ़ना है? मैकेनिक्स, ठीक। दूसरा जो आपका आता है वो आता है फ्लूइड। फ्लूइड से रिलेटेड टॉपिक, मतलब वाटर कैसे बहता है, उसके अंदर कोई चीज फेंको तो कब डूबेगी नहीं डूबेगी, इससे रिलेटेड चीजें जितनी रहेंगी हमारी वो सब किसमें रहेंगी? फ्लूइड्स में रहेंगी। तीसरा टॉपिक आएगा थर्मो, थर्मल इफेक्ट।
थर्मल इफेक्ट का मतलब कोई चीज गर्म कितनी होती है, ठंडी कैसे होती है, क्या उसके फिनोमिनाज हैं, नेचर में रहते तो ठंडी कब हो जाएगी, गर्म कब हो जाएगी। तो इन सब के बारे में जो हमें पढ़ना है वो किसमें पढ़ना है, थर्मल में। पहला क्या था, मैकेनिक्स। पहला क्या था बेटा, दूसरा क्या था, फ्लूइड। दूसरा क्या था, फ्लूइड। तीसरा क्या है, थर्मो। तीसरा क्या है, थर्मो। चौथा होता है आपका वेव। नहीं नहीं, ऑप्टिक्स लास्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद ऑप्टिक्स ऐसी चीज है जो पहले भी पढ़ी जा सकती है, बट हम उसको लास्ट में पढ़ते हैं, क्योंकि पहले जो ऑप्टिक्स होती है वो 12th में थी, लेकिन इस साल से ये 11th में आ गई है, मतलब एक दो साल से। हम लोग के टाइम पे ये 12th में पढ़ाई जाती है हम लोग को ऑप्टिक्स, क्योंकि जो बोर्ड के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं इससे। हाँ, वेव। वेव क्या है, वेव के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि सन की लाइट अर्थ पे कैसे पहुंच रही है। मतलब सन की जो लाइट है वो अर्थ तक नहीं पहुंचनी चाहिए, इसका क्या रीजन होता है। आपने शायद क्लास 9th में पढ़ा भी होगा किसी ने, क्या किसी को आइडिया है कि सन की लाइट अर्थ तक पहुंचती है, लेकिन जो सन के पास में साउंड वेव उत्पन्न हो रही हैं, साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही हैं, वो अर्थ तक नहीं पहुंचती हैं। क्या रीजन है, कोई बता सकता है मेरे को क्या। वाई लाइट एनर्जी रीचेस द अर्थ बट साउंड एनर्जी कांट रीच द अर्थ। बोलिए, किसी को इसका आंसर पता है, फिर से बोलो बेटा। ना ना, स्पीड से मतलब नहीं होता, यहाँ पे स्पीड से बिल्कुल मतलब नहीं होता। और कोई ट्राई करिए। वाई लाइट एनर्जी रीचेस द अर्थ बट साउंड एनर्जी कांट रीच द अर्थ। बोलिए भाई, किसी को आइडिया है क्या, क्या क्या, फिर से बोलो ना। वही तो शुभम ने जो बताया था। नहीं, ये कोई जवाब नहीं है, ये कोई आंसर नहीं है बच्चे। और बताइए, देखो वेव में आप पढ़ोगे कि दो टाइप की वेव होती है। कितने टाइप की वेव होती हैं, दो टाइप की। कौन कौन सी वेव होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और एक मैकेनिकल वेव होती है। एक कौन सी होती है, बोलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी वेव होती है, शिवम सुनाई दे रहा है, बाकी सभी को क्लियर है ना। हाँ, दूसरी होती है मैकेनिकल वेव। कौन सी होती है, मैकेनिकल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव होती हैं, दोज वेव्स विच कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। जो किसमें ट्रेवल कर सकती हैं, वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती हैं, मतलब। और एक होती है मैकेनिकल वेव विच कांट ट्रेवल इन वैक्यूम, जो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती हैं। इज इट क्लियर, नहीं समझ में आया। हमने क्या बोला, वेव कितने टाइप की होती हैं, बोलिए, कौन कौन सी, कौन कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैकेनिकल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल में क्या डिफरेंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है, बट मैकेनिकल वेव वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती है। तो आपको पता होगा कि ये आपकी अगर अर्थ है और ये आपका सन है, तो सन और अर्थ के बीच में यहां पे बहुत बड़ा क्या है, वैक्यूम है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो आ जाती हैं अर्थ तक, लेकिन मैकेनिकल वेव्स अर्थ पे नहीं आ पाती हैं। क्यों नहीं आ पाती हैं, क्योंकि वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती हैं। आई बात समझ में, वो कोई दिक्कत। अब सवाल उठता है सर कि लाइट और साउंड से सर क्या मैटर है। तो बेटा, जो लाइट वेव होती है वो इलेक्ट्रो में आती है, और जो साउंड वेव होती है आपकी वो मैकेनिकल में आती है। बोलिए, क्लियर हुआ, समझ में आया कि साउंड अर्थ पे क्यों नहीं आता है, लाइट क्यों चली जाती है। हाँ भाई, सभी को डाउट क्लियर हुआ, आराधना, नेहा, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमें क्या क्या पढ़ना है इस साल, सबसे पहले हमें मैकेनिक्स पढ़नी है, फिर क्या पढ़ना है, फ्लूइड, फिर क्या पढ़ना है, थर्मल, उसके बाद क्या पढ़ना है, वेव। इसमें साउंड वेव, बहुत सी चीजें पढ़ेंगे इसके अंदर। उसके बाद एक टॉपिक आता है, शायद आपका है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, एसएचएम वगैरह से रिलेटेड है। हाँ, सिंपल हार्मोनिक मोशंस, इसकी यूनिट का नाम क्या था, क्या जो भी है। वेव के बाद हम पढ़ते हैं
एक टॉपिक और आता है इसके अंदर, ऑप्टिक्स भी पढ़ेंगे, लेकिन ऑप्टिक्स हम वैसे मोस्टली 11th में नहीं पढ़ते, हम 12th में ही पढ़ाते क्योंकि बोर्ड के सिलेबस में भी आता है ऑप्टिक्स। एक टॉपिक और है जहां तक मुझे याद नहीं आ रहा, किसी के पास बुक्स तो देख के बताइए। एक टॉपिक और होगा आपके पास, क्या टॉपिक है? इलेक्ट्रो हो गया, सॉरी ये हो गया, वेव हो गई, छोड़ो जो भी होगा। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, तो मैकेनिकल वर्ड स्टार्ट करते हैं, मैकेनिकल फिजिक्स स्टार्ट करते हैं, मैकेनिक्स स्टार्ट करते हैं। आज तो हमें कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है, आज हम बेसिक्स पे ही जाएंगे थोड़ा सा। हाँ, तो कल मैंने एक आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्या कोई बताना चाहेगा व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज? 7 होती है, पढ़ लिया, बहुत बढ़िया, आपने पढ़ा तो कम से कम। ये होते हैं पढ़ने वाले बच्चे जो घर पे जाके एक बार पढ़ते हैं। क्या कोई और बताना चाहेगा कौन कौन सी 7 होती हैं? रिया ने तो पढ़ा, पता चल गया मुझे। हाँ भाई, बॉयज में, हाँ शिवम बोलो, कौन कौन सी होती हैं 7? क्या चीज बच्चे? अच्छा कल तो आप आए नहीं थे। चलिए अच्छा बताइए कौन कौन सी 7 होती हैं? ये क्लास 9 का क्वेश्चन था आपका। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, हाँ हाँ, क्या फिर से बोलो, और पांच लास्ट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखो भाई क्या बोल रहा हूं मैं, किस बारे में बातचीत हो रही है उसको समझते हैं पहले। ये आपकी फिजिक्स जब मैं क्लास 9 में स्टार्ट करता हूं, ऐसा नहीं 9 में, 12th 10th 11th में भी स्टार्ट करता हूं, तो यहीं से स्टार्ट करता हूं, ताकि जो बच्चे अब तक कुछ नहीं पढ़े, मान लो मेरे पास आते हैं, ऐसे ही बच्चे आते हैं, ठीक है, तो वे सभी बच्चे, जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, वे सभी बच्चे ऐसा ना हो कि पढ़ना चाहें अब देर आए दुरुस्त आए वाला कॉन्सेप्ट होता नहीं है, कभी कभी जब जागो तभी सवेरा। तो मैं वहां से क्लास स्टार्ट करता हूं अपनी, जहां से आपको कुछ नहीं आता है, और वहां से आप धीरे 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 पढ़ सकते हो। तो जो बच्चे अभी भी चाहते हैं फिजिक्स में स्कोर करना, ये समझना, एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है फिजिक्स। एक बात मैं बता दूं, अगर आपको कायदे से इंटरेस्ट आ गया फिजिक्स, सच बता रहा हूं, तो आप कैसे भी करके उसको पढ़ने आओगे ही आओगे, मजबूरी बन जाएगी आपकी, मतलब इतना इंटरेस्ट होता है फिजिक्स में। मेरे पास एक लड़का था जो लास्ट ईयर में पढ़ाता था, वो मसौदा से आता था फैजाबाद पढ़ने, नाका तक, और डेली वो ऑटो करके आता था, मतलब वो यहाँ से 2:30 बजे घर जाता था स्कूल बस से, 3 बजे पहुंचता था, कपड़ा चेंज करता था, तैयार होता था, 5 बजे मेरी कोचिंग फिर आता था। मतलब अगर आपको इंटरेस्ट आ जाएगा फिजिक्स में, सिर्फ फिजिक्स पढ़ने आता था बोले, तो आप उसको पढ़ोगे ही पढ़ोगे। बहुत मुश्किल होता है इंटरेस्ट आना, क्योंकि ऐसा लगता है बच्चों को कि हमें पुराना नहीं आता, इस वजह से हम फिजिक्स नहीं पढ़ पाएंगे, तो ऐसा नहीं है बच्चे। मैं आपको स्टार्टिंग कोशिश करता हूं कि वहां से स्टार्ट करूं जहां से आपको कुछ नहीं आता। आप क्लास 9 से फिर शुरू करोगे, धीरे धीरे टाइम लगेगा, लेकिन एक बार बता दूं मैं, 2 महीने तक आपको ऐसा लगेगा कि सिलेबस बहुत धीरे चल रहा है, लेकिन जिस दिन आपका मैकेनिक्स खत्म हो गया ना, 2 महीने लगेंगे मैकेनिक्स खत्म होने में, 2 महीने, बहुत बड़ा टॉपिक होता है ये, लेकिन जिस दिन मैकेनिक्स खत्म हुआ, अगले 3 महीने में पूरी बुक खत्म हो जाएगी। इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा पहले चैप्टर, मतलब शुरुआत की जो चैप्टर्स हैं, क्योंकि शुरू में ही पूरी फिजिक्स है, पूरी 11th क्लास शुरू के 5-6 चैप्टर्स में है। जिसको ये समझ में आ गया ना, उसको पूरी फिजिक्स तुरंत आ जाएगी, कोई झंझट ही नहीं है। लेकिन जिसको शुरू के चैप्टर्स नहीं है, उसके लिए मुसीबत है। तो हाँ, एक बात और, आज तो हम नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेसिक साथ देख रहे हैं। आपके जितने फ्रेंड्स हैं जो क्लासेस ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, कृपया उनसे बोलिए क्लास ज्वाइन करें, उनको समझाइए कि समय बीत रहा है, नुकसान आप ही का है, ठीक है। तो प्लीज एक बार सबसे बात कर लीजिए कि जितनी भी बच्चे जो क्लास साइंस लिए हैं, फिजिक्स ले रखे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कुछ भी लिए हैं, वो उनसे कहिए क्लास ज्वाइन करें, क्योंकि जान रहे हो बेटा, एक बार जो टॉपिक आगे बढ़ गया वो फिर नहीं छूटे, वापस नहीं होगा। और दूसरी चीज मैं क्लियर कह दे रहा हूं, मैं छुट्टी मारो तो मजे करो, खुद से कभी छुट्टी मत मारना, कोशिश यही करो कि क्लास ज्वाइन करो, क्योंकि एक भी दिन छूटेगा तो आप अगले दिन के टॉपिक छोड़ दोगे, फिर आपका भूलता चला जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो जो भी बच्चे क्लास ले रहे हैं वो प्लीज कंटिन्यू बनाए रखेंगे अपने आप को। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, कोई मेरा खुद का फायदा नहीं है, मैं आप ही के लिए कह रहा हूं,
कि जो भी बच्चे एक भी दिन मिस करते हैं उनका फिर नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है। बहुत चीजें हैं क्योंकि रिलेट करती है चीजें आपस में, मजेदार टॉपिक है ये। तो हम बात करें फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल की जरूरत क्यों पड़ी? फंडामेंटल फिजिक्स को शुरुआत करती है, फंडामेंटल का मतलब होता है नामकरण। जैसे बचपन में आप पैदा हुए तो पैदा होते ही आपका एक नाम रख दिया गया, उस नाम से आपको बार बार बुलाया जाता था, बार बार आपके सामने वो नाम आता था। तो कुछ दिन बाद आपको एहसास होने लगा, अच्छा ये मुझे कह रहे हैं। मतलब जब भी कोई भी बंदा, एक बच्चा पैदा हुआ सपोज करिए, उसका हमने नाम रख दिया ए, क्या नाम रख दिया उसका? ए नाम रख दिया। तो जब भी कोई इंसान धीरे 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 ए बोलता है, बार बार ए बोलता है, तो वो बच्चा जान जाता है कि हाँ मुझे कहा जा रहा है, फिर वो उस पर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। होता है कि नहीं होता? बेसिकली आपके घरों में भी ऐसा होता होगा, या फिर आप कोई पेट घर में रख लेते हो, बार बार उसको एक ही नाम से बुलाते हो। पहले तो शुरुआत में जब उस नाम को बोलते हो तो हिला के उसको बताते हो कि हाँ ये तुम्हारा नाम है। उसके बाद फिर धीरे 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 बार बार जब उससे कहते हो तो वो आपकी तरफ देखना स्टार्ट करता है। एक टाइम बाद उसको समझ में आ जाता है कि वो उसी का नाम है। ठीक है, तो उसी तरीके से जब फिजिक्स की स्टार्टिंग हुई तो ऐसी 7 जरूरी चीजें हमको मिली जिनको हमें नामकरण करना था। ठीक है, अब नामकरण करने के लिए हमने 7 चीजों को चुना, और वो 7 चीजों को कैसे नामकरण किया? मास। मास मास की जरूरत कब पड़ी हमको? सोचो जरा, जब कोई भी चीज का वजन करना था तो उसको जब हम उठाते थे तो वो भारी लगती थी, वो चीजें हल्की लगती थी। तो इस चीज को डिफाइन करने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, मास। जिसका मास ज्यादा वो ज्यादा हैवी, जिसका मास कम वो कम हैवी। ये बात समझ में आती है? उसी तरीके से एक शब्द आया मास। भाई किसी का तो नाम दिया ही होगा मास को, अपने आप से तो यूनिवर्स के स्टार्टिंग से मास लिख के तो आया नहीं होगा कहीं पे। वो लिख के भी आता तो पढ़ कैसे पाते, है ना? लॉजिकल बात है। सबसे पहले क्या आया? मास आया। फिर आई लेंथ। हम फंडामेंटल की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल का मतलब होता है जिसको हमने नाम दिया है। दूसरा नाम हमने क्या दिया? आप इसको याद कर लो बेसिकली। दूसरा नाम क्या दिया? लेंथ। तीसरा नाम है टाइम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं, मास, लेंथ, टाइम। क्लियर हो गया? फिर आया आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर, भाई गर्मी कितनी लग रही है? गर्मी लग रही है, ठंडक लग रही है, क्या लग रही है? आपकी बॉडी का टेम्परेचर गर्म हो गया, फीवर हो गया, ठंडा हो गया, और मुसीबत। मास, बोलिए क्या दिया मैंने? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में थोड़ा समझते हैं। घर में 0 वाट का बल्ब जलाओ, कितने वाट का बल्ब जलाओ? 0 वाट का। भाई इन 5 के बारे में आपको मुझे पता है, क्लियर होगा। मास पता है, सुना है, देखा होगा। लेंथ, टाइम, ठीक। टेम्परेचर भी समझ में आ गया, गर्मी है, जाड़ा है, क्या है, कैसा महसूस हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट जो तारों में बह रही है, पता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी किसे कहते हैं? क्या मतलब है इसका? घर में एक 0 वाट का बल्ब जलाओ, कितने वाट का? 0 वाट का। फिर एक CFL जला दो, तो दोनों में जो कमरे में रोशनी का फर्क दिखाई देगा आपको, समझना बात। उसे बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मतलब ल्यूमिनस मतलब बल्ब, इंटेंसिटी मतलब अमाउंट, रोशनी का अमाउंट। तो ल्यूमिनस का मतलब एक्चुअली रोशनी को हम ले सकते हैं, लाइट। तो जब हमने 0 वाट का, जैसे हमने इसको बंद कर दिया, अब बताइए ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई कि ज्यादा हो गई? बोलिए, आपको क्या महसूस हो रहा है? इंटेंसिटी कम हुई कि बढ़ गई? अरे भाई बत्ती कम जला बंद कर दी मैंने, लाइट कम हो गई, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये हेलो,